नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में शंखनाद हो चुका है असेंबली इलेक्शंस का और महत्वपूर्ण इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में ये भी होने जा रहे हैं। ऐसे में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जड़ों को यहाँ पर तलाशने का प्रयास कर रही हैं और काफी एक इंटरेस्टिंग जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर रही है और कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं उनको रिझाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से हाल ही में अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है और कहीं ना कहीं उस कड़ी में कितना महत्वपूर्ण ये मैनिफेस्टो है और किस प्रकार वोटर्स के पास जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जाएगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री विजय बकाया जी। जम्मू कश्मीर के कदावर शख्सियत हैं, आप फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के आप जनरल सेक्रेटरी हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। बकाया साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, एक तो असेंबली इलेक्शंस की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कितनी महत्वपूर्ण ये डेवलपमेंट, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद, खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के जो हालात थे, उसके बाद लोकसभा के इलेक्शंस और अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 3 फेजेस में ये चुनाव होंगे, किस नजरिए से सर आप देखते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है। 2014 के बाद कोई इलेक्शन हुआ नहीं जी। और इससे पहले आपको याद हो तो सन 1990 के बाद 96 में इलेक्शन, तब 6 साल के बाद इलेक्शन। इस बार अब 14 ये 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है। तो ये हमारे लिए, सबके लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि नुमाइंदा सरकार के बगैर आवाम को राहत नहीं मिलती और नुमाइंदा चुने हुए लोग जब हुकूमत में आते हैं तो लोगों के साथ राब्ता बेहतर होता है, उनके मसलों का हल भी जल्दी निकलता। तो हम लोग शोर मचाते रहे कि आप एक तो स्टेट दे दीजिए और आप इलेक्शन करवा लीजिए। तो अब जाके उनका कहना था कि हालात जब नॉर्मल हो जाएंगे तो हम इलेक्शन करवाएंगे। तो अब हम समझते हैं कि नॉर्मल हालात हो गए हैं और हो भी गए हैं, उनके हिसाब से भी हो गए। तो इलेक्शन का ऐलान जो हो गया है उससे खुशी की लहर लोगों में भी और सियासी जमातों में भी आई हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात, लोग इस पे भी तनकीद कर रहे हैं कि 3 फेजेस में इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन जो भी है इलेक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हवाले से सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो मैनिफेस्टो अभी जारी किया गया है आपकी पार्टी ने, किस नज़रिए से इसको देखते हैं और उसमें जो जो घोषणाएं की गई हैं, सर क्या कहेंगे मैनिफेस्टो के बारे में? कि पार्टी जो वजूद में आई, ऐसे हालात में आई जब सारे बड़े बड़े लीडर नज़रबंद थे और आवाम को बहुत झटका लगा था कि एक स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया था, एक एहसास ख़त्म हो गया था, एक आत्मसम्मान ख़त्म हो गया था। तो उस वक़्त अपनी पार्टी के लोग कुछ आए, उन्होंने कहा अब हमें आगे निकल के लोगों की आवाज़ बुलंद करना है, क्योंकि उनके नुमाइंदा जो है थे वो सब नज़रबंद हैं, हम लोग थोड़ा बाहर हैं, हम लोग उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए बाहर निकलेंगे। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि आवाम से हम हकीकत पसंदी की बात करें। हमें बहुत झटका लगा है कि 370 हटा है, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि हमें आगे भी चलना, उसको वापस लाने के लिए कोशिश भी करनी है। तो उसी गरज से हम लोग आगे चले। 4.5 साल में हमने काफ़ी तरक्की भी की, लोग हमको सुनने भी लगे, हमारी बातों को ये भी सुनने लगे, आते रहे हमारे जलसों में। तो हम भी मांग करते रहे, स्टेट दे दीजिए, वापस दे दीजिए, इलेक्शन करवा लीजिए। हम ये भी कहते रहे कि अगर यूटी नहीं हटाएंगे तो यूटी में ही इलेक्शन करवा लीजिए, लेकिन नुमाइंदा सरकार ज़रूर होनी चाहिए। अब जब आ गई तो हमने मैनिफेस्टो तो बना के रखा था, तो अचानक ही इलेक्शन का ऐलान हुआ तो हमने कल रिलीज़ कर दिया। ये डेवलपमेंटल मैनिफेस्टो है। इसका जो प्रियम्बल है ऑब्वियसली वो यही है कि साहब हालात कैसे बिगड़ गए, कैसे एक हिस्टोरिकली कश्मीरी और जम्मू के अवाम को एक नफसियाती झटका लगा और उसमें से निकलने का क्या तरीका है। तो ये अपनी पार्टी एक तो ये कह रही है कि हम स्टेटहुड को रेस्टोर करने के लिए भरसक कोशिश करेंगे, और हम ये भी कहेंगे कि जो कश्मीर की स्पेशल आइडेंटिटी है, कश्मीर का स्पेशल कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई प्रोविज़न किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न गारंटी की जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पे 371 है नॉर्थ ईस्ट में, उसकी वजह से कल्चर आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड है, उसकी बात हमने की है। और
हमने ये भी कहा है कि यूनियन टेरिटरी तो हटाएंगे ही आप, और उसके अलावा हमने ये कहा है कि जो डेटेन्यूज हैं, जो हमारे नौजवान हैं जिन छोटी छोटी क्राइम्स में उनको आपने नज़र बंद कर रखा है, जेल में डाल रखा है, और उनकी वेरिफिकेशन नहीं होती, वो कहीं बाहर जाना चाहते हैं, उनको इजाज़त नहीं मिलती, ऐसे लोगों को हम कहेंगे को निकाल देंगे, उनको वन टाइम एमनेस्टी दे देंगे, और हम उम्मीद यही करेंगे और उनसे गारंटी भी लेंगे कि आइंदा वो इस तरह के जुर्म न करें और डेवलपमेंट के काम में लग जाएं, और उनको इस तरह के काम में लगाने की हम भरसक कोशिश भी करेंगे। और हमने ये भी कहा है कि पावर की जो प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर में, बहुत बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी कहा कि बहुत हद तक हमने कर्जा चुका दिया है, उसके बाद हम समझते हैं कि पोजीशन इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं। तो हमने ये जानते हुए कि सर्दी में कश्मीर के अवाम को बहुत तकलीफ़ होती है पावर के अभाव में, और समर में जम्मू के अवाम को बहुत तकलीफ़ होती है, हमने ये कहा है कि विंटर में हम कश्मीर को 500 यूनिट मुफ्त देंगे, और समर में जम्मू में हम 500 मुफ्त यूनिट देंगे। ये हमने एक बड़ा ऐलान किया है। इस मैनिफेस्टो में ये भी हमने कहा है कि ये हम 3 गैस सिलेंडर जो हैं उनका रीफिल साल में 3 बार मुफ्त करेंगे। हम ओल्ड एज पेंशन भी 1000 रुपये से 5000 कर देंगे। हमारे बुजुर्ग माओ बहनों को और लोगों को तकलीफ होती है, 1000 से बनता नहीं है, 5000 हम ये कर देंगे। और अनएम्प्लॉयड का जो मसला है, हम रीजनेबल एक स्टाइपेंड भी देंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। हम कोशिश करेंगे कि पीएसयूज़ में 80% के करीब ये जो हमारे नौजवान लगे, चाहे बाहर के पीएसयूज़ हो, और हम मोटिवेट करेंगे उनको कि आप इनको ट्रेन करें, अपने लिए उनको स्किल्ड लगाएं, क्योंकि आर्गुमेंट ये है कि साहब यहाँ के पढ़े लिखे लोग जो है हमारे लायक स्किल उनमें नहीं है, तो ये भी हम मोटिवेट करेंगे उनको। तो ये हमारी ब्रॉडली ये हमारी सजेशन है मैनिफेस्टो। सर एक चीज़ और भी मैं जानना चाहूँगा, युवाओं की अगर बात करें, जैसे आपने कहा कि युवाओं को किस प्रकार आपने कहा कि पीएसयूज में उनको अब्जॉर्व किया जाएगा, यूथ ओरिएंटेड इस घोषणा पत्र में और किस प्रकार है कि जो युवा पीढ़ी है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से प्रभावित होकर उनको वोट दे। देखिए, हम युवा पीढ़ी को इन्वॉल्व करना चाहिए चाहते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है दिमाग के लिए भी ठीक है, सेहत के लिए भी ठीक है, आपका सेहत ठीक रहेगी, एक्टिव रहेंगे, आपका दिमाग भी ठीक चलेगा। और यूथ को अब इन्होंने खुद भी देखा है टीवी पे कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई हैं नौजवानों के लिए सरकारी मुलाजमत के अलावा स्पोर्ट्स में, जिससे पैसा भी काफ़ी आता है। तो इसलिए हमारा इरादा है कि जो ज़िले हैं वहाँ पे नौजवानों के लिए प्लेइंग स्टेडिया खुल जाए, उन प्लेइंग स्टेडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, सहूलियत दिया जाए खेलने की, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वो सारा उसके लिए कोचेस बनाया जाए, रखे जाएँ, ताकि एक माहौल बने यूथ के लिए कि वो इन्वॉल्व हैं किसी तरीके से। और ये टूरिज़्म के सेक्टर में जो एक बढ़ोतरी आई है, लोग आ रहे हैं और टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो रहा है, उसके लिए टूरिस्ट गाइड्स की बहुत ज़रूरत है। और टूरिस्ट गाइड्स के लिए हम लोग ट्रेनिंग का इंतज़ाम करेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, और उनको हम टूरिज़्म के सीज़न में लोगों के बीच में डाल देंगे, और हमें समझ में आता है कि हमारे नौजवान क्यों कितने ज़हीन हैं, थोड़ा बहुत उनको इतिहास का सारा पता लग जाए तो बहुत अच्छी तरह से टूरिस्ट को शिक्षा दे सकते हैं कि कहाँ-कहाँ वो जाते हैं। तो ये हमारा ब्रॉडली है कि हम उनको इन्वॉल्व करें, उनको नौकरियाँ, और दूसरा हमारे पास बहुत सारी सरकारी मुलाज़मतें हैं जो खाली रखी गई हैं। हम समझते हैं कि यहाँ क्योंकि इंडस्ट्रियल बेस बड़ी लिमिटेड है, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की लिमिटेड है, इसलिए ये कहना कि साहब सरकारी मुलाजमत देना बंद कर दें और प्राइवेट मुलाजमत दें, ये शायद पूरा रेलेवेंट नहीं है। तो हम लोग इन खाली जो जगह हैं उनको भरने की कोशिश करेंगे, इमीडिएटली भरने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है बहुत सारे नौजवान मजबूरन डेली वेज पे काम कर रहे हैं और कैजुअल भी हैं, और
कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल भी हैं। तो डेली वेज वाले को तनख्वाहें भी मिलती हैं, तो हर महीने मिलती हैं, 6 महीने के बाद मिलती हैं, लेकिन वो बेचारे रगड़ते जा रहे हैं अपने। उन सबको हम रेगुलराइज करके एक स्कीम के तहत उनको बाज़ाब्ता मेन स्ट्रीम में लाएंगे। सर, एक इम्पोर्टेंट मुद्दा हमेशा से रहा है कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की, सम्मान के साथ, विद डिग्निटी के साथ। और हमेशा कश्मीरी पंडित समुदाय विस्थापन की पीड़ा तो झेल ही रहा है, लेकिन इसी उम्मीद पे है कि एक सुबह ऐसी आएगी जब वो विद डिग्निटी के साथ अपनी होमलैंड जा सकेगा। इस मैनिफेस्टो में उनके लिए कुछ है? देखिए, अपनी पार्टी भी बाकी पार्टियों की तरह चाहती है कश्मीरी पंडित डिग्निटी एंड ऑनर के साथ वापस आए, लेकिन हम ये उस तरह से इस बात को नहीं कहते हैं कि लगे ये खोखला नारा है कि साहब उनके बगैर अधूरा है, उनके बगैर वो है। हम एक्चुअली चाहते हैं कि वो आए, और हम ये भी एहसास करते हैं कि उनके नुमाइंदों को के साथ बात किए बगैर ये मुमकिन नहीं हो पाएगा कि उनको लौटा के कहाँ बसाया जाए, क्योंकि बसने का सिलसिला जो है कश्मीर के अवाम, माइग्रेंट्स के का आपस में तालमेल जब होगा, एक इत्तेफाक राय होगी, तब मुमकिन होगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह का एक माहौल बनाएं जहाँ की कंसल्टेशन के साथ उनको वापस लाया जाए, और हम चाहेंगे कि वो वापस आएँ। लेकिन मीनवाइल उनके बहुत सारे मसले होते हैं, उनको कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं है जो मसलों को, सिर्फ रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ रिलीफ देती है और बाकी छोटे छोटे काम करती है। तो हमने सोचा है एक हाई लेवल, जिसको हम एपेक्स कमेटी कहेंगे, वो कमेटी बनाए जिसमें नुमाइंदे इनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उनके नुमाइंदे इसके सदस्य होंगे, और इसके चेयरमैन चीफ मिनिस्टर रहेंगे, और उसके कन्वीनर रेवेन्यू मिनिस्टर रहेंगे। और ये चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में 6 महीने में एक बार मीटिंग हुआ करेगी, क्योंकि हमारी एक्सपीरियंस है पुरानी गवर्नमेंट्स में, नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट, ये एपेक्स कमेटी काफ़ी कामयाब हुई इस मामले में कि जो मसले बड़े बड़े थे उसमें इमीडिएट फैसले कर लिए गए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर भी होते थे, रेवेन्यू मिनिस्टर भी होते थे, सेक्रेटरी सारे होते थे। तो ये तरीका उनके लिए हमने अपनाया। हम समझते हैं कि इस बात से उनको खुशी तो होगी कि अपनी पार्टी कश्मीरी पंडितों के लिए दिल में बहुत एहसास रखती है और इनको एम्पावर करना चाहती है। सर, मैनिफेस्टो के आगे भी अगर बात करें तो लिस्ट शाया हो चुकी है जो पार्टी की तरफ से कैंडिडेट्स की। किस तरीके से देखते हैं, और जो भी अभी तक कैंडिडेट्स अनाउंस किए गए हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से, कितना पकड़ वो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका है? देखिए, जो भी अभी तक अनाउंस किए गए हैं वो सब विनेबल कैंडिडेट्स हैं, जिनकी शिद्दत से मर्जी है कि वो इलेक्शन लड़ें, और उन्होंने हमें भी इत्मीनान दिलाया है कि उनके साथ लोग हैं, लोगों के बीच में उठे बैठे हैं वो, बहुत सालों से लोग जानते हैं उनको, और उनकी छवि भी अच्छी है। तो हम समझते हैं कि वो अच्छा मुकाबला देंगे और काफ़ी कामयाबी से आगे चलेंगे। सर, क्या हम ये मान के चले, क्योंकि आपका एक तवील एक्सपीरियंस इन द कैपेसिटी ऑफ चीफ सेक्रेटरी JNK और उसके बाद पॉलिटिकल आपका एक तवील एक्सपीरियंस रहा है, क्या इन असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी जो हमें लोकसभा इलेक्शंस में देखने को मिली थी? देखिए, इस वक्त तो हम पार्टी ने फैसला किया है कि हम अकेले लड़ेंगे। हम मान के चलते हैं कि हमारे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो हम पे एक तोहमत लग गई, उससे हमें बड़ा नुकसान हुआ। तो इस बार हम अपनी पार्टी अपनी पार्टी लड़े, किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। नहीं लड़ेंगे, अपने बलबूते पर लड़ेंगे। लेकिन इसके बीच पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स ने पार्टी छोड़ी है। सर, उस बारे में क्या कहेंगे कि ये इलेक्शन के सीजन में अमूमन आम बात है, क्या कहें? इलेक्शन के सीजन में देखिए, हर सोशल एक्टिविस्ट जिसका प्रोफेशन पॉलिटिक्स है, वो तो चाहता है कि वो आगे बढ़े। अगर कहीं पे उसको एहसास हो कि किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे जहाँ वो है, वहाँ उसको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, तो वो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है। तो मैं समझता हूँ यही हो रहा है कि जब से पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हम लोगों को थोड़ी अनएक्सपेक्टेडली शिकस्त हुई है, कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि शायद अपनी पार्टी
ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं रहा जिससे कि वो लॉन्च किए जा सकें और लॉन्च हो सकें बड़े मकसद के लिए, तो इसलिए निकल गए। तो हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन जो हमारे अपनी पार्टी के साथ हैं वो डटे हुए हैं और उनका एक विजन है कि, और उनकी ये सोच है कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में एक नई सोच पैदा करने के लिए आई है। ये जो गुमराह कुन पॉलिसीज़ थी, आवाम को गलत रास्ते पे ले जाने की पॉलिसीज़ थी, कुछ गलत नारे सुनाकर, उनको सपने दिखाकर, उनसे हटके हम ऐसी नीति चलाना चाहते हैं कि लोग सही रास्ते पे आ जाएं, डेवलपमेंट की तरफ चलें और उनकी मंजिल खुशहाली की हो। तो जम्मू कश्मीर के इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनारियो निकल के आ रहे हैं, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज शाम को जनसभा भी संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ मिलकर एक प्री पोल अलायंस तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। किस नजरिए से इस वक्त यहाँ के पॉलिटिकल सिनारियो को आप देख रहे हैं? देखिए, हम अपनी पार्टी को न प्री पोल न पोस्ट पोल अलायंस करने की इस वक्त कोई इरादा है। देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं देश भर में। इंडी पार्टी जब से बनी है तो अलायंस का ये जो एक सिलसिला चला है वो चल पड़ा है। तो राहुल गांधी जी जब से एलओपी बने हैं तब से वो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और ये लोग इसी बात पे को आगे चला रहे हैं कि अगर सारी पार्टीज इकट्ठे हो जाएं तो शायद बीजेपी का जो इस वक्त सेंटर में हुकूमत कर रही है उनका मुकाबला कर पाएंगे। तो अब देखना है कि ये समीकरण क्या बनता है एनसी और पीडीपी और कांग्रेस का। और आपने देखा पहले एनसी और पीडीपी इकट्ठे हुए, उसके बाद फिर अलग हो गए, फिर दोनों ने कहा हम अलग अलग लड़ेंगे। मोहम्मद साहब ने कहा मैं तो लड़ूंगा ही नहीं, फारूक साहब ने कहा मैं तो लड़ूंगा। तो अब ये राहुल गांधी आए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए हैं, उन्होंने कहा कि वाजवान भी खाया है, आइसक्रीम भी खाने गए हैं। तो अब कितना सीरियस है समीकरण के बारे में वो देखना पड़ेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सिनारियो निकल के आ रहा है कुछ दिन पहले, जो एक क्लीन चिट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जेकेसीए स्कैम में मिली है। तो फीलर्स ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा अपने अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़े और बाद में एक पोस्ट लाइन्स यहाँ पर देखने को मिले। देखिए, सियासत में तो कुछ भी मुमकिन होता है और इस तरह की जो बातें हो जाती हैं कि सालों साल एक स्कैम सो कॉल्ड उसके बारे में चर्चा होती रही हो और अचानक वो स्कैम न रहा हो, तो एक सवाल उठता ही है कि ये अचानक ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अब और जब हमारे देश में वॉशिंग मशीन वाला एक सिंबल है तो ये बात उठना लाजमी है। लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी और एनसी का कोई आइंदा अलायंस बनने का संकेत है। इसमें हो सकता है जज ने देखा हो कि कोई लीगल खामी इन्फर्मिटी हो आपके चार्जशीट में। सर बिल्कुल अंत में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, एक रियलिटी जो काफ़ी देर से बात निकल के आ रही थी, अल्टीमेटली असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं, रियलिटी इन जे के। जम्मू कश्मीर के आवाम को इसके बाद कितना फ़ायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि एक एलिनेशन आ गई थी सेटअप में। देखिए, एलिनेशन तो आई थी। एलिनेशन आपको याद होगा कश्मीर के अंदर और जम्मू में भी सेक्रेटेरिएट के बाहर कितनी बड़ी लाइन लगी रहती थी, लोग जाते थे, अफसरों से मिल के आते थे, मंत्रियों से हाथ मिला के आ जाते थे। इसी बात से उनको लगता था कि हुकूमत अपनी है और दस्तखत करके ले जाते थे कागज, उसमें एक एक इन्वॉल्वमेंट हो जाती थी सरकार। वो बंद हो गया। उनको लगने लगा कि हमें पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अफसर ही शाही थी। अफसरों तो आपको जवाब देंगे कि हमारा तो काम ही नहीं है लोगों से मिलना, हमें तो वोट ले लेनी, हम तो फाइलों पे डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए ये जो कंट्रास्ट आएगा कि नुमाइंदे होंगे, एक सेक्रेटेरिएट में वलवला पैदा होगा, एमएलएज होंगे, इलाकों में वलवला पैदा होगा, उनके घर जाने वाले लोग होंगे, उनका गिरबान पकड़ के उनसे कहेंगे हमने वोट डाला, हमारा काम करो। तो वो एलिनेशन तो दूर होगी कि हमने किसी को अपना नुमाइंदा बनाया, हमारा हक हमने वापस अपने को लिया है कि हम अपनी बात करें और शिद्दत से बात करें। तो मुझे लगता है बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि 96 के बाद काफ़ी फ़र्क पड़ा था, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आई तो एक वलवला सा पैदा हुआ। ये जो रुकी हुई बातें थी, टूरिज्म बढ़ गया,
इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से दोबारा बनने लगा। तो मैं समझता हूँ कि अब आवाम के मिजाज के मुताबिक जो है वो पॉलिटिकल आदमी मिजाज समझता है, इंस्टिंक्ट समझता है, उसके इंस्टिंक्ट्स होते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को किस बात से सेटिस्फैक्शन चाहिए। उसी तरह की नीतियाँ बनेंगी कि अवाम जिससे सेटिस्फैक्शन, और वही सोच के हमने भी मैनिफेस्टो दिया है कि जो हम उनको प्रॉमिस कर रहे हैं वो ऐसा है जो कि इम्प्लीमेंट हो सकता है, वो हवाई बातें नहीं। बघेल साहब, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जम्मू कश्मीर के इस पॉलिटिकल सिनारियो, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो और उनकी आने वाले समय में राजनीतिक सक्रियता और इलेक्शंस को लेकर आपने बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।